यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। निर्देश में है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण या संपूर्णानंद। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों अध्यापक पूर्ण सिंह। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार या प्रेमचंद। तो कलम का सिपाही के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी, इसको ध्यान रखना है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है लाला श्रीनिवास का। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। फिर है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वागधारा वासुदेव शरण अग्रवाल की है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शेखर जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 का हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार रचना है? गिरजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की। तो कितनी नावों में कितनी बार ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1943, 1938, 1936। तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 और तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अगर पूछ ले दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो बताना है 1951। अगर तीसरा पूछ ले तो 1962 बताना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, साकेत को या पृथ्वीराज रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। और हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है चंदबरदाई को। किसको? चंदबरदाई को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। रामचरितमानस तुलसीदास का लिखा हुआ है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है और पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। स्वर्णधूल मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एक गद्यांश दिया, 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए रहेंगे। 2 गद्यांश में से आपको एक गद्यांश करना रहेगा और एक गद्यांश करने के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहेंगे, आपको गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। अभी इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो अगर आपको कहीं पर दिख जाए राष्ट्र शब्द, ठीक है, पृथ्वी शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए? राष्ट्र शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, ठीक है, धरती शब्द दिख जाए, तो आप समझिएगा कि ये पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम।
तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और पाठ के लेखक मेरे प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है। इसके बाद राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो आपने अभी पढ़ा था, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। यहाँ पर देखिए उत्तर मिल गया। केवल आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है, उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो आपने अभी पढ़ा था, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करते हैं? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। ठीक है, पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण, मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या किसके करना है? व्याख्या करना है जिसकी रेखा खींची हुई। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख रखा है, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अथवा करके दूसरा है। ठीक है, तो एक करना रहता है, तो अथवा वाला भी देख लेते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता के पुरस्कृत रोज का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। उसके रक्त संसार कानों को खकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वह सामंत उखड़ गए और दिनों दिन की उत्साह की धूमधाम भी मिट गई। जहाँ पर अशोक शब्द दिख जाए, अशोक का फूल दिख जाए, ठीक है, कालिदास शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूज का प्रतीक कौन है? अशोक का वृक्ष। ठीक है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूज का प्रतीक कौन है? अशोक का वृक्ष है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी? आपने अभी पढ़ा था, सामंतवाद। लेखक के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्धि हुआ था। आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट गई है। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसके करना है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी आपको व्याख्या करना है। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। लेखक का कहना है कि संसार का नियम है कि जो वस्तु अथवा परंपरा है वह समय के साथ परिवर्तन होता ही है। कुछ समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन होकर वह एक भिन्न रूप में हमारे सामने होती है। यही बात संस्कृत के संदर्भ में भी होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विलासी और चाटुकार संस्कृत को जन्म दिया, वह मन को लुभाने वाली और व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली संस्कृत धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी 2 पैराग्राफ पूछते हैं। ठीक है, एक करना रहता है, 10 अंक का होता है और 10 अंक का होता है और पैराग्राफ के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। राधा पवन से कहती है कि मेरे नौ जलद यानी नवीन बादल के समान, कंज से और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण, यानी नवीन बादल के समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। यानी मथुरा जाने के बाद न मथुरा से वापस आए और न ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा कहती है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम जा करके मेरी सारे दुख की कहानी श्री कृष्ण को सुना देना। फिर कहती है, ज्यों हुई मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली और सुख प्रदान करने वाली, ठीक है, बहुत सारी सुंदर सुंदर, मंजू माने सुंदर, कुंजे माने लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया होगी, मृदुल स्वर और पक्षियों के चहचहाने की कोमल सुरीली स्वर होगा। मोह लेंगी तुझे, वह तुझे मोह लेंगी, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम करना। फिर भी मेरा तुम एक दुख को ध्यान में रख करके वहाँ जा करके विश्राम ना करना। तो ये जो है पवन दूतिका से लिया गया है। शीर्षक का नाम पवन दूतिका है और कवि का नाम मेरे प्यारे बच्चों, कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। पवन दूतिका राधा
किसके संदेश भेजा है? पवन दूत का द्वारा किसने किसको संदेश भेजा? तो राधा पवन को दूती बनाकर किसको संदेश भिजवाती है, ठीक है। यानी पवन दूत का द्वारा किसने? राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरा बता ही दिया है। फिर है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। इसके बाद है अथवा करके दिया हुआ है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। के कहती है कि मुझको यह भरत प्यारा है और तुम इसे प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। इस प्रकार तुम मेरे दुगने प्रिय हो और तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं ना इसे ना जानूं, मैं इसे नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, किंतु तुम तो इसके मन को जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से ज़्यादा तुम इसको मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम अगर परस्पर आपस में एक जैसा यदि सब भाइयों पर ऐसा ही प्रकट होता रहा तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा, तो मेरा पाप भी संतुष्टि होगी, मेरा पाप का दोष जो है वो संतुष्टि होगी। मैं रहूँ पंकिला पदम कोश है मेरा, मैं तो कीचड़ से उत्पन्न हुई हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जिनको जन्म दिया हूँ वो क्या है? कमल के समान है। प्रस्तुत पद्यांश पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम केके का अंताप है, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने बता ही दिया है आपको, है ना। के कहती है कि मुझको यह भरत प्यारा है और तुम इसको प्यारे हो, इस प्रकार तुम मेरे दोगुने प्रिय हो, तुम मुझसे अलग ना रहो। मैं इसे नहीं जानती हूँ, किंतु तुम तो इसे जानते हो और अपने से ज़्यादा इसे मानते हो। के वो दोगुने प्रिय हैं। कौन दोगुने प्रिय हैं? तो राम दोगुने प्रिय हैं। श्री राम को कौन प्यारा है? श्री राम को भरत प्यारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, शांत रस। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है। तो इसमें से हम वासुदेव शरण अग्रवाल का देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हजारी प्रसाद का, फिर अगले वीडियो में हरिशंकर प्रसाई का, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको लिखना है? पूरे 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको लिखना है। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गाँव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन या महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। फिर हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ में मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध कड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। फिर रचनाएं हेडिंग डालेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में लिखेंगे कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। शोध ग्रंथ में पाणिनि कालीन भारत, संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। इसके बाद खा नंबर है, ठीक है। कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। भी 80 शब्द में और 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से हम अयोध्या सिंह उपाध्याय का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा दी। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में उनका देहांत हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के 3 युगों, भारतीय युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रचनाओं में लिखेंगे प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, आदि किला फोर्ट, ठेठ हिंदी का ठाठ और रुक्मणी परिणय। इसके बाद 6 नंबर है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य को प्रकाश कर लिए। तो इसमें से हम देखने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश, और ये 80 शब्द में लिखना रहता है, 5 अंक का होता है। तो चलिए देखते हैं सारांश।
महातो टोले के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है। इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है, हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के दौरान उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है, क्योंकि यह मुनरी के घर के पास आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाता है, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुल्ली काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रिट दे दो। इस पंचायत में स्प्रिट है नहीं। मुनरी गर्री का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। फिर 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी 80 शब्दों में लिखा रहता है, 5 अंक का। तो खंडकाव्य है, ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग रहता है, तो इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद खंड खा है। खंड खा में प्रश्न नंबर 8 का का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये 7 नंबर का है। 5 अंक अनुवाद के लिए मिलेंगे, 2 संदर्भ के लिए। इसमें 2 पूछे जाएंगे, आपको 1 करना रहेगा, ठीक है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यो अयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश। यत्र माने जहाँ, समुलिसत माने सुशोभित है, जन मानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावो उद्भाविनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाले, सुर भारती माने संस्कृत भाषा सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने वर्तमान निखले हुए, विद्यमान वर्तमान, वांग्यम माने साहित्यों में, अस्य माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, चा माने और, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, 4 वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, 8-10 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यांचा और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी भाषा में, भाषा में लिखतान संति माने लिखे गए हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे। ये अनुवाद है। फिर अथवा करके पूछा हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य मैत्री उवाच, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा, मैत्री उदस्यान अहम अस्मात् स्थानम अस, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास लेने वाला हूँ। तत् स्तनया कत्यायनेह विच्छेदम कर्णवात इत, इसलिए मैं तुम्हारा और कात्यायनी के संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, यदि सर्वा पृथ्वी धन से परिपूर्ण मेरी हो जाए, धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, तत् किम तेनः अमृतम समित, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं, यथोप कर्णवातम जीवनम तथैव तेव जीवनम से, जिस प्रकार एक धनिक का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्थ तू नाशस्थ वित्तनिति, धन अमृता प्राप्त का साधन नहीं है। सा मैत्री उवाच, मैत्री ने कहा, एनाह नामृतम सयाम किमह तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर न हो सकूंगी उसे मैं लेकर क्या करूंगी। यदेव भगवानम केवल अमृत साधन जान, हे भगवान यदि आप कोई अमृता प्राप्त का साधन जानते हो, तदेव मैं ब्रूहि, उसे हमें बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, वाच ने कहा, प्रिय ना सती तुम प्रिय भाष्य, प्रिय तुम पहले भी मेरी प्रिय रही हो और अब भी प्रिय लगने वाली बातें कर रही हो। यही उपदेश, आओ बैठो, व्याख्याम ते अमृत साधनम, मैं आपसे अमृता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। फिर खा नंबर है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सेम रहता है 7 अंक का। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा वाला देखते हैं।
अर्ध दानव वैरिणा गिरजा अर्ध शिवासतम, यानी भगवान शिव का आधा भाग, अर्ध माने आधा, शिवासतम भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया, और अर्ध माने आधा भाग गिरजा माने पार्वती ने ले लिया। देवथ्यम जगति तले पुरा हरा भाव सम्मिलित। इस प्रकार से हे राजन पृथ्वी तल में पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने लगा। गंगा सागर में, शशकला माने चंद्रकला, अम्बरम माने आकाश में, नागाधिपा माने शेषनाग, क्षमातलम माने रसातल में चला गया। सर्वगतम अधीश्वरतम गतम, और सर्वज्ञता और अधीश्वरता त्वाम माने आप में चली गई। मातु भिक्षाटनम, और भिक्षा मुझे मिल गया। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। कितने अंक का होता है? 4 अंक का। 2 प्रश्न करना रहता है। प्राची कीदृशा भवत, प्राची पिंगा भवत, का भाषा आसाम मातृसम माननीय, संस्कृत भाषा आसाम मातृसम माननीय, वर्षा काले नगेंद्रा कीर्तसा भवंत, वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवंत। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। रस अलंकार छंद से, श्रृंगार अथवा विभत्स रस, यमक अथवा उपमालंकार, दोहा अथवा कुंडलिया छंद, ठीक है। तो किसी एक को करना है आपको, 2-2 अंक मिलेंगे। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का होता है साहित्य समाज का दर्पण है, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान अभिशाप। फिर है मेरे प्यारे बच्चों 12 का पहला, नैनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम होता है, कलाविव का संधि विच्छेद होता है कल प्लस यू, 1-1 नंबर के हैं सब। फिर वृद्ध का संधि विच्छेद वृद्ध प्लस धा होता है। फिर है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो अनुरूपम, इसमें कौन सा समास है? इसमें है अनुरूपम, बहुब्री अव्ययभाव समास है, ठीक है। कर्मधारय समास है। फिर 13 नंबर पर बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र का वीडियो हम अलग से आपको बना के दे देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र हैं दोनों, और 8 अंक का पूछता है। इसके बाद 14 का है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। 2 अंक का पूछता है, ठीक है। 1 का करना रहता है। इसके बाद में है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताइए, लिखिए। तो प्रत्यय आपको बताना रहेगा एक शब्द का, 1 नंबर का होगा। फिर है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 नंबर का रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।